नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, निबंध हम लोग देख रहे थे। हिंदी निबंध की आज क्लास संख्या 5 है। इसके पहले 4 क्लास निबंध की हो चुकी है और हर क्लास में हमने एक ही युगों को देखा है। पहली क्लास में हमने निबंध के बारे में जाना, निबंध किसे कहा जाता है, निबंध की परिभाषा को देखा। उसके बाद दूसरी क्लास में भारतीय युग को देखा, तीसरी क्लास में द्विवेदी युग, चौथी क्लास में शुक्ल युग और पांचवी क्लास में हम लोग शुक्लोत्तर युग देखने चल रहे हैं। तो शुक्लोत्तर युग में थोड़े से कभी ज्यादा है, हो सकता है कि इसकी 2 क्लास हो जाए। मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक ही क्लास में खत्म कर दूं शुक्लोत्तर युग को भी, लेकिन यदि समय ज्यादा लगता है तो 2 क्लास बना ली जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं शुक्लोत्तर युग। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास संख्या 5 है और हेडिंग डालीजिए शुक्लोत्तर युग। आइए शुरू करते हैं क्लास को। शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग, अगर इसके समय की बात करें तो इसका समय 1940 ईस्वी से लगातार 1920 से 1940 तक शुक्ल युग था। उसके बाद 1940 से लगातार जो निबंध लिखे गए वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत आएंगे। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या रही? विशेषताएं, इस समय के जो निबंध लिखे गए उसमें मनोविश्लेषणता भी मिलती है। लिख लीजिए मनोविश्लेषणता। मनोविश्लेषणता, मनोविश्लेषणता इस युग के निबंधों में देखने को मिलती है। ये हो गई इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस समय जो निबंध लिखे गए उसमें आलोचन पद्धति का भी प्रयोग किया गया। तो आप लोग लिख सकते हैं आलोचनात्मकता। आलोचनात्मकता, ये इसकी 2 विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषता की बात करें तो जिस प्रकार भारतीय युग में, द्विवेदी युग में और शुक्ल युग में विषय विविधता देखने को मिली, इस युग में भी विषय विविधता देखने को मिलती है। तो तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी? विषय विविधता। विषय विविधता। चौथी विशेषता आप लोग डाल सकते हैं नवीन शिल्प विधान। चौथी विशेषता क्या है? नवीन शिल्प विधान। नवीन शिल्प विधान। सामाजिकता, 5 नंबर पर सामाजिकता।
सामाजिकता, समसामयिक समस्याओं का चित्रण। 6 नंबर पर समसामयिक समस्याओं का चित्रण। समसामयिक समस्याओं का चित्रण। ये रही विशेषता, किसकी विशेषता? शुक्लोत्तर युग की। ठीक, मनोविश्लेषणता, आलोचनात्मकता, विषय विविधता, नवीन शिल्प विधान, सामाजिकता, समसामयिक समस्याओं का चित्रण। ये किसकी विशेषता है? शुक्लोत्तर युग में जो निबंध लिखे गए उन निबंधों की विशेषता रही है। हमने भारतीय युग में शामिल रचनाकारों को देखा, द्विवेदी युग में शामिल रचनाकारों को देखा और शुक्ल युग में शामिल रचनाकारों को देखा। यदि हम इन तीनों रचनाकारों को याद कर लेते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि शुक्लोत्तर में कौन शामिल रचनाकार है। इसलिए हम शुक्लोत्तर में शामिल रचनाकारों को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को 3 का पता है तो चौथे का आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं, न कि जानकारी की दृष्टि से। जानकारी जिनको चाहिए उनको मैं पीडीएफ भेज दूंगा कि शुक्लोत्तर युग में ये इतने रचनाकार हैं। रचनाकारों की संख्या ज्यादा है शुक्लोत्तर युग में, इसलिए अगर आप 3 को याद कर लेते हैं तो चौथा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं, अगर 3 आपको पता है तो चौथा अपने आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अब एक निबंधकार को देखेंगे और उन निबंधकारों के माध्यम से उनका जन्म और निधन देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे हम लोग को पता चल सके कि शुक्लोत्तर युग में कौन से निबंधकार हैं और उनका जन्म निधन कब है। यदि क्रम वाला क्वेश्चन आता है हम लोग यही से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिन्हें देखना चाहते हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार है, इनके निबंधों से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए इनका समय भी लिख लीजिए आप। 1907 से लेकर के, इनका जन्म 1907 में हुआ और निधन 1979 में। जन्म कब हुआ? 1907 में और निधन हुआ 1979 में। ठीक, उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम क्या है? उपनाम, इनका उपनाम है व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश। आधुनिक बाणभट्ट भी इन्हें कहा जाता है। आधुनिक बाणभट्ट। इनका उपनाम क्या है? व्योमकेश दरवेश, आधुनिक बाणभट्ट। बचपन का नाम अगर आपसे पूछ ले, बचपन का नाम अभी कभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ ले तो क्या बताना है? वैद्यनाथ द्विवेदी। लिख लीजिए बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या है? वैद्यनाथ द्विवेदी। वैद्यनाथ द्विवेदी, ये हो गया इनके बचपन का नाम। उपनाम कई बार पूछा गया है
ब्योमकेश दरवेश किसका उपनाम है? तो किसका उपनाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम है। इनको आधुनिक बाणभट्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा बचपन का नाम अगर पूछ ले तो बचपन का नाम क्या है? वैद्यनाथ द्विवेदी। यहां तक दोस्तों क्लियर हुआ। अब आइए देखते हैं निबंध। इनका पहला निबंध कौन सा था? बसंत आ गया। पहला निबंध, प्रथम निबंध। इनका पहला निबंध कौन सा है? बसंत आ गया। और कब है? 1942 में। बसंत आ गया 1942। बसंत आ गया कब है? 1942 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला निबंध है। आइए देखते हैं निबंध संग्रह इनका। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह की बात करें तो इनका निबंध संग्रह कौन सा है? अशोक के फूल, अशोक के फूल, कल्पलता, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, कुटज, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, आलोक पर्व। तो ये किसके निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। आलोक पर्व, अशोक के फूल, कुटज, ये सब आप लोगों को याद होने चाहिए। ये सब परीक्षा में बहुत ज्यादा ही पूछा गया है। अशोक के फूल पूछा गया है, कुटज पूछा गया है, आलोक पर्व पूछा गया है, विचार और वितर्क भी पूछा गया है। तो इनके निबंध संग्रह को आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक, आप लोग लिखिए दोस्तों।
चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए इनके प्रमुख निबंध को देख लेते हैं। ठीक, ऐसा करते हैं कि अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, ये जितने इनके निबंध संग्रह हैं, उनके अंदर जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, अशोक के फूल। अशोक के फूल, ये इनका क्या है, निबंध संग्रह है। इसके अंदर कौन से निबंध जो महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। अशोक के फूल, अशोक के फूल, बसंत आ गया, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, घर जोड़ने की माया, अशोक के फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, साहित्य का लक्ष्य है। ये किसके निबंध है, ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, और किसमें संकलित है, अशोक के फूल में। दूसरा निबंध है कल्पलता, कल्पलता, कल्पलता की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, आम फिर बौरा गए, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, शिरीष के फूल, शिरीष के फूल, ठाकुर जी की बटोर, ठाकुर जी की बटोर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, ठाकुर जी की बटोर, साहित्य का नया कदम, एक और इसमें लिख लीजिए, साहित्य का नया कदम, साहित्य का नया कदम, ये किसमें संकलित है, कल्पलता में। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए, इस पेज को एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युग हम लोग देख रहे हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, विश्लेषणता, आलोचनात्मकता, विषय विविधता, नवीन शिल्प विधान, सामाजिकता,
समसामयिक समस्याओं का चित्रण। ठीक, ये इसकी विशेषता है। इसके साथ साथ इसमें संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका समय 1907 से 1979 है। इसमें निबंधकारों को हमने एक जगह आरोही क्रम में नहीं लिखवाया है, क्योंकि मैंने 3 जगह लिखवा दिया है। अगर 3 जगह आप लोग याद कर लेते हैं, 3 युग को, भारतेन युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, तो ये अपने आप लोग इसको छांट लेंगे कि इन तीनों में से नहीं है तो किसके हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका उपनाम क्या है, व्योमकेश दरवेश है, आधुनिक बाणभट्ट इनको कहा जाता है। बचपन का नाम क्या है, वैद्यनाथ द्विवेदी है। प्रथम निबंध कौन सा है, फिर बसंत आ गया। अशोक, इनका निबंध संग्रह कौन सा है, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क। इनके निबंध संग्रह आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। ये किसका निबंध संग्रह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल में कौन सा संकलित है, अशोक के फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। कल्पलता में कौन सा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, ठाकुर जी की बटोर, साहित्य का नया कदम। ये किसके अंतर्गत है, कल्पलता। कल्पलता किसका निबंध संग्रह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए दोस्तों, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आइए देखते हैं अब अगला निबंध संग्रह कौन सा है। अगला है मध्यकालीन धर्म साधना। मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क। इसके निबंध इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर है विचार और वितर्क। विचार और वितर्क का देखते हैं हम लोग। जो महत्वपूर्ण है वही देखते हुए आगे बढ़ेंगे। विचार और वितर्क, इसके अंदर कौन सा है, संकलित निबंध, हिंदी का भक्ति साहित्य। देखिए, हिंदी का भक्ति साहित्य। हिंदी का भक्ति साहित्य, साहित्य के नए मूल्य। साहित्य के नए मूल्य। हिंदी का भक्ति साहित्य, साहित्य के नए मूल्य, हिंदी का प्रयोजन लोक कल्याण। हिंदी का प्रयोजन हिंदी का प्रयोजन लोक कल्याण। हिंदी का प्रयोजन लोक कल्याण। ये किसमें है, विचार और वितर्क में। विचार प्रवाह, अगला निबंध संग्रह कौन सा है, विचार प्रवाह। हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण निबंधकार है, इनको छोड़ नहीं सकते हम लोग। हिंदी में साहित्य मौलिकता का प्रश्न।
हिंदी में नहीं, देखिए साहित्य में। हिंदी का प्रयोजन लोक कल्याण तो हो गया, विचार और वितर्क में था। विचार और प्रवाह में साहित्य में मौलिकता का प्रश्न, साहित्य में मौलिकता का प्रश्न। साहित्य में व्यक्ति और समष्टि, साहित्य में व्यक्ति और समष्टि। विश्व भाषा हिंदी, विश्व भाषा हिंदी। विश्व भाषा हिंदी। ये निबंध किसमें संकलित है? विचार प्रवाह में। किसका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुटज, अगला संग्रह कौन सा है? कुटज। कुटज की बात करें तो कुटज में कौन से हैं? कुटज है कुटज, देवदारू, फिर से सोचने की आवश्यकता, फिर से सोचने की आवश्यकता, फिर से सोचने की आवश्यकता, फिर से सोचने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृत के मूल स्रोत वेद, भारतीय संस्कृत के मूल स्रोत वेद। हिंदी का वर्तमान और भविष्य, हिंदी का वर्तमान और भविष्य। हिंदी का वर्तमान और भविष्य। अगला संग्रह है इनका आलोक पर्व, आलोक पर्व। हिमालय, हिमालय, व्योमकेश शास्त्री, व्योमकेश
शास्त्री, व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व में चलो आओ लिख लीजिए इसमें, प्राचीन ज्योतिष, प्राचीन ज्योतिष भाषा सर्वेक्षण, भाषा सर्वेक्षण, ये किसमें संकलित है? ये संकलित है आलोक पर्व में। जो महत्वपूर्ण निबंध है केवल उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं और निबंधों को छोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो विचार और वितर्क में हिंदी का भक्ति साहित्य, साहित्य के नए मूल्य, हिंदी का प्रयोजन लोक कल्याण। विचार प्रवाह में हिंदी, साहित्य में मौलिकता का प्रश्न, साहित्य में व्यक्ति और समिष्ट, विश्व भाषा हिंदी। कुटज में कुटज, देवदारू, फिर से सोचने की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति मूल स्रोत, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत, यहाँ पर के बढ़ा लीजिएगा, के मूल स्रोत वेद, हिंदी का वर्तमान और भविष्य। आलोक पर्व की बात करें तो हिमालय व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्राचीन ज्योतिष भाषा सर्वेक्षण, ये किसमें संकलित है? आलोक पर्व में। आप लोगों को निबंध संग्रह याद होना चाहिए। इसके अलावा कल्पलता में जो संकलित लिखवाए गए हैं, विचार और वितर्क में, संकलन में ज्यादा निबंध नहीं किए हमने, 2-3 निबंध एक संकलन में किए हैं, एक संग्रह में 2-3 निबंध को ही दर्शाया है, बहुत सारे निबंधों को नहीं दर्शाया है। इन्होंने कुल 200 निबंध लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 200 निबंधों को लिखा है और हम लोग केवल मुख्य मुख्य निबंधों को ही देख रहे हैं। आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंधों का वर्गीकरण देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का वर्गीकरण, हेडिंग डाल लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले लिख लीजिए साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध, साहित्यिक निबंध, साहित्यिक निबंध में मनुष्य की सर्वोत्तम कृत साहित्यिक, मनुष्य की सर्वोत्तम कृत कृति साहित्यिक, मनुष्य की सर्वोत्तम कृत साहित्यिक, साहित्य का नया कदम, साहित्य का नया कदम,
साहित्य का नया कदम। साहित्य की मौलिकता का प्रश्न, ये महत्वपूर्ण है। साहित्य की मौलिकता का प्रश्न। साहित्य की मौलिकता का प्रश्न। अगर आपसे ये पूछ ले कि साहित्य की मौलिकता का प्रश्न किसमें संकलित है, विचार प्रवाह में। किस प्रकार का निबंध है, तो ये साहित्यिक निबंध है। अब आप हर तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछा जाए तो। अगर आपसे ये पूछ ले कि साहित्य की मौलिकता का प्रश्न किसका निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किस संग्रह में संकलित है, विचार प्रवाह में संकलित है, ये किस कोट में आता है, तो साहित्यिक कोट में ये निबंध आता है। सांस्कृतिक निबंध। सांस्कृतिक निबंध। चलिए देखते हैं सांस्कृतिक निबंध। संस्कृतियों का संगम। संस्कृतियों का संगम। भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। भारतीय संस्कृति के देन। भारतीय संस्कृति की देन। भारतीय संस्कृति की देन। भारतीय संस्कृति की देन। अगला संग्रह है इनका भाषा संबंधी। भाषा संबंधी निबंध। भाषा संबंधी निबंध। संग्रह नहीं है, वर्गीकरण है। गलती से संग्रह नाम निकल गया है। ये क्या है, इनका वर्गीकरण देख रहे हैं। साहित्यिक निबंध कौन से हैं, सांस्कृतिक से संबंधित निबंध कौन से हैं, भाषा से संबंधित निबंध कौन से हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो साहित्यिक निबंध कौन सा है, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, साहित्य का नया कदम, साहित्य की मौलिकता का प्रश्न। साहित्यिक निबंध कौन कौन से, मनुष्य की सर्वोत्तम कृत, साहित्य का नया कदम, साहित्य की मौलिकता का प्रश्न। सांस्कृतिक निबंध की बात करें तो संस्कृतियों का संगम, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, भारतीय संस्कृति की देन। अब देख रहे हैं भाषा संबंधी निबंध। भाषा संबंधी निबंध कौन कौन से हैं इनके, भाषा संबंधी निबंध है संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और हिंदी, और हिंदी, संस्कृत और हिंदी,
हिंदी प्रचार की समस्या। हिंदी प्रचार की समस्या। हिंदी प्रचार की समस्या। भाषा संबंधी निबंध कौन से हैं? संस्कृत और हिंदी, हिंदी प्रचार की समस्या। ये किससे संबंधित है? भाषा संबंधी निबंध है। वर्गीकरण जो किया गया है, साहित्यिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, भाषा संबंधी निबंध को हमने देखा। चलिए इस पेज को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर आप लोग लिख लीजिए। विचार और वितर्क, इनका निबंध संग्रह है। इसमें कौन से निबंध संकलित है? हिंदी भाषा का भक्ति साहित्य, साहित्य के नए मूल्य, हिंदी का प्रयोजन लोक कल्याण, विचार प्रवाह, इनका निबंध संग्रह है। साहित्य में मौलिकता का प्रश्न, विचार प्रवाह में संकलित या संग्रहित निबंध है। साहित्य में व्यक्ति और समष्टि, विश्व भाषा हिंदी। कुटज, कुटज में कौन कौन से हैं? कुटज, देवदारू, फिर सोचने की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद। ये बीच में के लिखा हुआ है, गलती से छूट गया था तो ऊपर लिख दिए हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। हिंदी का वर्तमान और भविष्य। आलोक पर्व की बात करें तो इसमें कौन सा संकलित है? हिमालय, व्योम के शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्राचीन ज्योतिष, भाषा सर्वेक्षण। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का वर्गीकरण हमने करके देखा। साहित्यिक निबंध उन्होंने लिखे हैं कौन कौन से? मनुष्य के सर्वोत्तम कृत साहित्यिक, साहित्य का नया कदम, साहित्य की मौलिकता का प्रश्न। उसके बाद सांस्कृतिक निबंध, संस्कृतियों का संगम, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, भारतीय संस्कृति की देन। भाषा संबंधी निबंध की बात करें तो कौन से हैं? संस्कृत और हिंदी, संस्कृत प्रचार की समस्या। चलिए दोस्तों लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो इनके निबंधों के वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे अब शास्त्रीय निबंध। जो शास्त्र पर लिखे गए वो निबंध, उसको हेडिंग डाल लीजिए शास्त्रीय निबंध। इसमें लिख लीजिए काव्य कला, काव्य कला, रस क्या है? काव्य कला के बाद रस क्या है? रस का व्यवहारिक अर्थ, रस का व्यवहारिक अर्थ। काव्य कला, रस क्या है? रस का व्यवहारिक अर्थ। आलोचना का स्वतंत्र मान, आलोचना का स्वतंत्र मान, आलोचना का स्वतंत्र मान। एक बार चेक कर लें, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? शास्त्रीय निबंध में काव्य कला, रस क्या है, रस का व्यवहारिक अर्थ, आलोचना का स्वतंत्र मान। प्राकृतिक विषयक निबंध,
या प्राकृतिक निबंध हेडिंग डालिए, प्राकृतिक निबंध। प्राकृतिक निबंध, जो प्राकृत से संबंधित निबंध है वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक निबंध या प्राकृत विषयक निबंध। तो प्राकृतिक निबंध, प्राकृति पर जो निबंध लिखे गए। आम फिर बौरा गए, आम फिर बौरा गए, आम फिर बौरा गए। शिरीष के फूल, शिरीष के फूल, शिरीष के फूल। अशोक के फूल, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, अशोक के फूल। ज्योतिष संबंधी निबंध, ज्योतिष संबंधी निबंध, जो निबंध ज्योतिष से संबंधित है वो कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के भारतीय फलित ज्योतिष, भारतीय फलित ज्योतिष। ये रहे हजारी प्रसाद निबंध, कंप्लीट होते हैं यहाँ पर दोस्तों। चलिए लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग अगले निबंधकार के रूप में किसको देखेंगे? अगले निबंधकार के रूप में हम लोग देख रहे हैं रामविलास शर्मा। किसको? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। इनका समय है 1912 से 2000। समय क्या है? 1912 से 2000 ईस्वी। निबंध संग्रह कौन सा है? निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह कौन सा है? प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील प्रगतिशील साहित्य की, प्रगतिशील साहित्य की
समस्याएं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। लोक जीवन और साहित्य। लोक जीवन और साहित्य। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य। ये अलग है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं अलग है, लोक जीवन और साहित्य अलग है। अलग अगर ये दोनों अलग अलग है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य। अगला कौन सा है? स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। आस्था और सौंदर्य, ये महत्वपूर्ण है। आस्था और सौंदर्य। हरियाणा का जो पेपर हुआ था उसमें यह निबंध पूछा गया था, आस्था और सौंदर्य। साहित्य, अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन। साहित्य, अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन। साहित्य, अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन। भारतीय युग और हिंदी भाषा विकास की परंपरा। भारतीय युग और हिंदी भाषा भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा की विकास परंपरा। और सबसे महत्वपूर्ण इनका लिख लीजिए विराम चिन्ह। इसको चाहे ऊपर ही लिख लीजिए विराम चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं। ये दो आपको याद होने चाहिए, आस्था और संदर्भ, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, ये दोनों क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, विराम चिन्ह आपको पता होना चाहिए किसका है, रामविलास शर्मा का है। और आस्था और संदर्भ किसका है? रामविलास शर्मा का। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले निबंधकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र, इनका निबंध लिखिए विचार और अनुभूति। समय लिख लीजिए इनका 1915 से 1999
समय क्या है 1915 से 1999। तो 3 लोग हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। ये किसमें सम्मिलित है, किस युग में? ये शुक्लोत्तर युग में शामिल निबंधकार हैं। ऐसे भी आप लोग तैयार कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले डॉक्टर नगेंद्र किस युग के निबंधकार हैं, तो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। आइए इनके निबंध को देखते हैं। विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। विश्लेषण। विश्लेषण। विचार विवेचन। विचार विवेचन। विचार और अनुभूति आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। विश्लेषण, विचार विवेचन। अनुसंधान और आलोचना। अनुसंधान और आलोचना। अनुसंधान और आलोचना। अनुसंधान और आलोचना। आस्था के चरण। आस्था के चरण। आलोचक की आस्था। आलोचक की आस्था। आलोचक की आस्था। डॉक्टर नगेंद्र का कौन कौन सा निबंध हमने देखा? विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विश्लेषण, विचार विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की आस्था। ये किसके हैं? डॉक्टर नगेंद्र के। एक बार और रिपीट कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र के निबंध। विचार और अनुभूति आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विश्लेषण, विचार विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की आस्था। ये किसके हैं? डॉक्टर नगेंद्र की। इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। शास्त्रीय संबंधी निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन से हैं? काव्य कला, रस क्या है, रस का व्यवहारिक अर्थ, आलोचनात्मक का स्वतंत्र मान। प्राकृतिक निबंध की बात करें, आम फिर बौर आ गए, या प्राकृत से संबंधित, प्राकृत विषयक संबंधित निबंध पूछ ले तो किस कौन से हैं? आम फिर बौर आ गए, शिरीष के फूल, अशोक के फूल। ज्योतिष संबंधी निबंध एक ही देखे हमने, भारतीय फलित ज्योतिष। उसके बाद हमने निबंधकार के रूप में रामविलास शर्मा को देखा, जिनका जन्म 1912 ईस्वी में, निधन 2000 ईस्वी में हुआ। निबंध संग्रह कौन सा है? प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य, अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन,
भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। विराम चिन्ह, तो दो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दिया गया है, आस्था और सौंदर्य। विराम चिन्ह आपको याद होना चाहिए, किसका है? रामविलास शर्मा का। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो जन्म 1915 में, निधन 1999 ईस्वी में। विचार और अनुभूति इनका निबंध है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां भी इनका निबंध है। विश्लेषण भी है, विचार विवेचन भी है, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की आस्था। आस्था के चरण का बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध कौन कौन सा है? विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख विधियां, विश्लेषण, विचार विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की आस्था। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक। चलिए दोस्तों, यहीं पर जो है हम लोग क्लास को समाप्त कर लेते हैं। मेरे पास कमेंट एक आया था कि सर आप इनके नोट्स से पढ़ा रहे हैं। देखो भाई, किसी का भी नोट्स हो, कोई भी पढ़ाए, अगर आप इतिहास पढ़ाते हैं या हिंदी गद्य साहित्य पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ बदल नहीं सकते। सभी टीचर एक जैसा ही पढ़ाएंगे, चाहे जो हो, चाहे अनुराग सर हो, चाहे रीता सर मैडम हो, चाहे अशोक जी सर हो, चाहे विनोद सर हो, चाहे विजय सर हो, चाहे जो पढ़ाए वो सब एक जैसा ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध जो लिखे गए हैं, हर टीचर को वही पढ़ाना पड़ेगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है। कोई जाकर के अज्ञेय का और दूसरे का निबंध ला करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं पढ़ा सकता। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और हर व्यक्ति जो पढ़ाता है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने भी किसी से पढ़ा होगा, तभी आप लोगों को पढ़ाना प्रारंभ किया है। तो हर व्यक्ति बिना किसी को गुरु बनाए आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है मेरी क्लास से तो ठीक है भाई, आप मत लिखिए, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कोई गलत कंटेंट आप लोगों को नहीं दूंगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम साफ सुथरे तरीके से पढ़ाऊंगा। जहां से पेपर बनता है, जो पेपर में पूछा जाता है, मेरा प्रयास वो रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को देने का प्रयास करूं, ठीक। यदि आपको बहुत अधिक लग रहा है या बहुत ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं क्लास को। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।